जय हिंद दोस्तों। आज हम 13 दिसंबर 2024 विजन एस्सेसमेंट को सिंप्लीफाई करेंगे। 12 दिसंबर को जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, ये उसके हमारे आंसर्स हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स वाइज देख लेते हैं कि मलेरिया के ऊपर था कि मलेरिया की वैक्सीन बनाना क्यों दिक्कत दे है। तो भाई, आंसर है कि मेन अपने आप उसकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर सकते हैं, इसलिए। और दूसरा आंसर आंसर हमारा जेनेटिक थेरेपी के क्वेश्चन हमारा जेनेटिक थेरेपी के ऊपर था। तो उसमें भी आंसर है डी, कि सबके सब ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि भाई जेनेटिक चेंजेस हम प्रोड्यूस एग और स्पर्म के दौरान कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो जर्म लाइन थेरेपी होता है, जो हमने पढ़ा था, तो ये जर्म लाइन थेरेपी का पार्ट है, वो हो गया। फिर बोला है जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। यस, हमने देखा था ना कि जो टोटिपोटेंट सेल होते हैं, उसको हम एडिट कर देते हैं या फिर वो किसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो स्टेज कौन सा होता है? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, और उसी को भी क्या बोलेंगे? जर्म लाइन थेरेपी बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों उसी का पार्ट था। फिर आखिरी क्या था कि भाई प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स को इंजेक्ट कर सकते हो आप इनटू एम्ब्रियो ऑफ पिग, ये वो। तो हाँ भाई, किधर भी इंजेक्ट कर सकते हैं ना। ये जो हमने हीमोफिलिया जो कल करंट अफेयर में पढ़ा था, वो ट्रीट कैसे हो रहा था? हमारे प्लूरिपोटेंट सेल से ही हो रहा था, राइट? सॉरी, प्लूरिपोटेंट या ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, मतलब हुआ क्या, HIPSC। और ये हमारा कौन सा हो जाएगा? प्लूरिपोटेंट सेल। और हमने देखा था कि भाई हीमोफिलिया को हम HSC से ट्रीट कर रहे थे, अगर मल्टीपोटेंट से भी ट्रीट हो जाता है तो प्लूरिपोटेंट से क्यों नहीं होगा? तो ये भी होता है, ठीक है। तो एट लास्ट हमारे सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं। अभी मेंस का आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है वो सक्सेस किए हैं, सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई इन वेरियस सेक्टर टू वेरियस सेक्टर। मतलब सबसे पहले हमारा क्या एड्रेस करना पड़ेगा कि जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसका आप नाम बता दीजिए, या फिर वो इंफॉर्मेशन बता दीजिए कि ह्यूमन रिसोर्स कैसे सप्लाई बढ़ गई है पहले के मुताबिक। डन है, ये पहला हमारा आंसर का हो जाएगा। और दूसरा फैसेट क्या है कि हमें इन दिस कॉन्टेक्स्ट लिंक करना है एजुकेशन, स्किल और एम्प्लॉयमेंट को। ओके, तो ये दूसरा हो गया। बस दो ही चीजों को एड्रेस करना है। हालांकि जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो 15 मार्कर है, तो हमें पेज कितने भरने पड़ेंगे? एक बाजू, दूसरी बाजू और तीसरी बाजू में आधा जितना। अभी देखो, यहाँ पे ना जो पहला चीज है ना, उसको एड्रेस करना जरूरी है। बहुत सारी इंस्टीट्यूशन ने उसको एड्रेस ही नहीं किया है। जबकि यूपीएससी ने कोई एक लाइन लिखी हुई है, तो ऐसे ही तो नहीं लिखी हुई है। अगर वो किया है तो हमें उसके एविडेंसेस कुछ दे देने चाहिए। एटलीस्ट आधे पेज के दे दीजिए, पर दीजिए जरूर, तो उन्हें पता चलेगा कि ये सुनिए, ये पता है कि हाँ, ये इंक्रीज हुई है सप्लाई चेन हमारे प्रोग्राम्स के चलते। देख लेते हैं अभी कैसे हुई है। देखो, मैंने तो थोड़ा ज्यादा लिख दिया है गलती से, पर आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इतना भी काफी है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक पूरा का पूरा फैसेट है, तो आप एक पेज लिख दीजिए, चलेगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन सेम टू सेम ऐसे ही उठा लिया जो क्वेश्चन में था कि भाई एज पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, millions of people trained under various program which help in human resource supply in economy। अभी देखो, ये मेरी बात एकदम गलत नहीं है, राइट? और ऊपर से मैंने उठाई कहाँ से? पूरा का पूरा क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोला था ना कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से थ्रू इंक्रीज हुए ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई। मैंने वही बोला, सिर्फ आगे लाइन लगा दी कि भाई एज पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट मिलियंस ऑफ पीपल ट्रेन हुए हैं, और हुए ही है ना। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, इतने सारे हमारे प्रोग्राम है, तो मिलियंस ऑफ ट्रेन हुए ही होंगे। और कायदे से मैं ऐसे ही फेंक नहीं रहा हूँ। जो स्किल डेवलपमेंट का डेटा होता है ना, वो हर साल आता है, और उसमें मिलियंस में ही नंबर्स लिखे होते हैं। अभी हमें नंबर तो याद है नहीं, तो हम सिर्फ मिलियन तो लिख सकते हैं ना कि मिलियंस ऑफ ट्रेन हुए हैं, तो ये सही हो जाएगा। इन शॉर्ट, गलत ये नहीं हो सकता है। और उधर आपके पास उतना टाइम तो है कि भाई ये आप लिख सकते हो इजीली। दूसरे इंट्रोडक्शन क्या हो सकते थे कि आपको कायदे से डेटा याद है, वो आपने लिख दिया किसके अंदर आया है। या फिर ऐसा आप लिख सकते हो कि भाई इंडिया ने अपने स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, या फिर स्किल्स को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम लेके आए हैं। उसके कुछ नाम लिख दिए, जैसे पीएम कौशल विकास लिख दिया या कुछ भी। ओके, डन है। फिर देखो, हमने एविडेंस दे दिया कि भाई ऐसा क्यों है। तो देखो कि सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई आईटी सेक्टर, आपको भी पता है ना कौन से सेक्टर में अभी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आ रहा है। आपके आजू बाजू आप खुद देखिए और देख लीजिए कि हाँ भाई, कौन ज्यादा किस फील्ड में जा रहा है, और गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है। तो भाई आईटी सेक्टर के अंदर बहुत अभी लोग जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट का क्या भाई इसमें काम है, तो आईआईटी को स्टैब्लिश करने का। फिर वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, इसमें गवर्नमेंट का क्या काम है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को फॉर्मलाइज करने का। फिर इंक्रीज कर रहे हैं सर्विस सेक्टर के अंदर शेयर,
इसमें क्या हम लिख सकते हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, वो सिखाते हैं तभी तो बढ़ रहा है। फिर पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा। उसमें एग्जांपल पीएम कौशल विकास योजना, क्योंकि ये पीएम कौशल विकास के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स में आपको स्किल्स सिखाए जाते हैं। फिर यहाँ पे देखो उन्होंने ना क्वेश्चन में पूछा हुआ था एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, तो एक दो एजुकेशन के भी लिख दो, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी काम किया है। फिर एग्रीकल्चर के सेक्टर में कृषि विज्ञान केंद्र, या फिर जो भी आपको याद है, ठीक है, जरूरी नहीं है, आपको जो याद है वो आप लिख सकते हैं। और आप मुझे बताइए एक भी इधर ऐसी चीज है जो आपको पता ना हो। आप देख रहे हो ना कि वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है। इधर सिर्फ मैंने लिख दिया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, और ज्यादातर सेल्फ हेल्प ग्रुप है वुमेन के थ्रू चलते हैं, तो उसका एग्जांपल लिखा। फिर भाई ये सब जनरल बातें हैं कि भाई हेल्थ केयर के अंदर बढ़ गया, सर्विस सेक्टर के अंदर बढ़ गया, एजुकेशन अच्छा हो गया, मतलब जितने भी सेक्टर आपको आते हैं वो इधर मेंशन कर दीजिए, और उसके रिलेटेड अगर आपको स्कीम पता है तो लिखिए, वरना कोई भी जनरल स्कीम लिख दीजिए। जैसे कि स्किल डेवलपमेंट मिशन है, ये हर एक में काम करता है, तो लिख दो ना। गॉट इट। तो ये हमने एविडेंसेस दे दिए कि जो यूपीएससी ने बात बोली है वो सही है। अभी हम दूसरे फैसेट को एड्रेस करेंगे। क्या था कि हमें लिंकेज बतानी है एजुकेशन की, स्किल की और एम्प्लॉयमेंट की। तो देखो अब खुद मुझे बताओ कि आप पढ़ाई क्यों करते हो? ताकि आगे जाके एम्प्लॉयमेंट मिले। और क्या सिर्फ पढ़ाई के थ्रू हमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है? नहीं मिलती है। आपको क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस है आपके पास, कोई स्किल आता है, तो ये तीनों जरूरी है, राइट? तो सबसे पहले तो क्या है कि ये समझ लीजिए कि आपने एजुकेशन लिया हुआ है, यानी आपको नंबर्स आते हैं, मैथमेटिक्स कॉमन आता है, इंग्लिश आता है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप नए स्किल सीख पाओगे, बाकी सीख ही नहीं पाओगे। अभी मैं कोई एकदम ही गँवार है जिसको कुछ भी नहीं आता, उसको मैं कोई स्किल सिखाने जाऊँ, क्या पॉसिबल है कि सिखा पाऊँगा? बहुत हार्ड है। अगर ये दोनों चीज़ है, मतलब दोनों में से कुछ भी आता है, तो चांसेस है एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। और अगेन एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो क्या होगा कि इन फर्दर वो फ्यूचर, अगर वो चाहे तो कोई एजुकेशन अच्छा ले सकता है, या फिर चाहे तो स्किल्स भी ले सकता है। डन है? तो ये एक क्रिएट करता है वर्चुअस साइकिल। देखो एक साइकिल होती है ना, वो होती है विशियस साइकिल। ये बुरा है कि ये इतना, जैसे कि पॉवर्टी है, पॉवर्टी में से कोई आ रहा है तो उसका एजुकेशन खराब होगा, एजुकेशन खराब है तो उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो उसकी पॉवर्टी में ही रहेगा। ये है विशियस साइकिल। जबकि ये अच्छी साइकिल है ना, कि एक चीज अच्छी हुई तो दूसरी अच्छी हो जाएगी, दूसरी होगी तो तीसरी अच्छी होगी। तो ये इसको हम बोलते हैं वर्चुअस साइकिल। तो सबसे पहला लिंक क्या हो गया तीनों के बीच में, कि एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट करता है कि बेटर एजुकेशन लीड्स टू बेटर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे देखो मैंने गलती की है, वर्ड तो लिखा बेटर एजुकेशन लीड्स टू अक्वायर बेटर स्किल्स लिखना था, मैं स्किल्स मिस ही कर दिया लिखना, और डायरेक्ट लिख दिया कि स्किल्स, और फिर दिस इन टर्न प्रोवाइड्स बेटर एम्प्लॉयमेंट व्हिच फर्दर गिव्स पोटेंशियल टू अक्वायर बेटर एजुकेशन। और फिर ऐसा मैंने छोटा सा वो डायग्राम बना दिया कि हाँ भाई ऐसे होता है। फिर दूसरा, अभी लिंक जो मैं कायदे से कर रहा हूँ एक एक पॉइंट को, कि भाई एजुकेशन और स्किल कैसे लिंक करता है, कि भाई अच्छा एजुकेशन लिया हुआ है तो स्किल आप ले सकते हो, जैसे कि अगर पढ़ाई की हुई है तो आपको कंप्यूटर की ट्रेनिंग आ सकती है, इंग्लिश ही नहीं पता आपको चलाना नहीं तो कैसे कंप्यूटर सीखोगे। फिर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को कर दिया कि भाई अच्छी पढ़ाई की हुई है तो पॉसिबल है कि आपको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, जैसे कि आईआईटी में पढ़ा हुआ गूगल में जॉब मिल गया। और इसको फिर उल्टा-सुल्टा लिंक किया, वाइस वर्सा, कि ऐसी की तरह अगर एम्प्लॉयमेंट अच्छा आपको मिल रहा है तो चांसेस है कि आपकी कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी, आप फाइनेंशियली कैपेबल होगे कि आगे जाके आप अच्छा एजुकेशन ले पाओ। ठीक है? ये मुझे हाइलाइट करना था इधर। फिर तीसरे फैसेट को एड्रेस कर दो कि भाई स्किल और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या है कि अच्छा आपको स्किल लिया हुआ है तो एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, और फर्दर अच्छा आपके पास एम्प्लॉयमेंट है तो आप अलाउ होते हो कि आप चाहो तो नए स्किल्स भी सीख सकते हो। और ये क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इंडिया की 90% ऑफ इकोनॉमी इनफॉर्मल है, तो यहाँ पे स्किल्स का ज़्यादा वैल्यू होता है। और स्किल्स के लिए कौन-सी इनिशिएटिव है हमारे? तो पीएम कौशल विकास योजना। और फिर हमने कंक्लूड किया है कि भाई थस ट्रायड ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्किल गवर्नमेंट के एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू आपकी हेल्प करते हैं कि हम डेवलप्ड बाय 2047 बन जाए। अभी देखो ये ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है। ट्रायड क्यों लिखा? क्योंकि 3 की चीज़ों की बात की गई थी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्किल की। और एक्टिव गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन क्यों लिखा? क्योंकि बोला था ना कि गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स है उसके थ्रू, क्योंकि उन्होंने पूछा ही वही है कि गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स है वो कैसे हेल्प किए, तो इसीलिए हमने लिखा कि गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन। और फिर एट लास्ट लिख दिया कि फायदा क्या होगा, तो डेवलप बाय 2047। तो मेरा इंट्रो और कंक्लूजन दोनों क्वेश्चन से ही मैंने लिया है, बस अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, दैट्स इट। और एक्चुअली समझना क्या होता है पता है, आंसर आप कुछ कोई भी लिख रहे हो, क्वेश्चन को ठीक से समझो, बाकी ईज़ी रहेगा। अभी क्या ये कोई चीज़ ऐसी थी कि आपको नहीं पता हो कि हाँ भाई अच्छी पढ़ाई करो तो अच्छे स्किल सीखोगे, अच्छा स्किल आएगा तो अच्छी जॉब आएगी, या अच्छी जॉब आएगी तो आप आगे जाके और अच्छा सीख पाओगे। कोई भी ऐसी चीज़ है? बस यही यहाँ पे लिखी हुई है। सिर्फ
आपको थोड़ा-सा अच्छा लिखना होता है, आपको आदत डालनी होती है कि यहाँ पे कौन-सा एग्ज़ाम्पल चला जाएगा। अभी देखो मैंने सिर्फ़ ये गूगल का एग्ज़ाम्पल लिखा, कितना फालतू एग्ज़ाम्पल एकदम कॉमन है, राइट? बट लिखा, अगर आप लिख लेते ही, तो ये कॉमन लाइन हो जाती और एक एग्ज़ाम्पल दे दिया तो हो गया कि हाँ भाई, जो बात बोल रहा है ना उसके पीछे ये रीज़न है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है? चलिए तो अभी हम आज का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं और हाँ, आज के पहले क्वेश्चन देख लो। ये आपके आज के क्वेश्चन होंगे। व्हाट इज़ द प्लान टू हैव ओन स्पेस स्टेशन और वो हमें कैसे बेनिफिट करने वाला है? तो 2 फैसेट आपको बताना है। सबसे पहले तो हमारा प्लान क्या है छोटे में वो बता दीजिए और दूसरा उसके बेनिफिट क्या होंगे वो बता दीजिए। इसमें आसान से आसान क्या है पता है? आप खुद सोचिए आपका अगर दूसरा घर मैं दूसरी जगह पे बना दूँ कोई दूसरे स्टेट में, तो आपको फ़ायदा क्या-क्या होने वाला है? वही फ़ायदा यहाँ पे आप लिख सकते हो। मतलब सोचना ब्रॉडली यार, फिर ऐसा मत सोचना कि पैसा मिल जाएगा मुझे प्रॉपर्टी का, क्योंकि स्पेस में प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो दूसरे फैसेट सोचना। और ये आपका प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन होगा। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कोई पीवाईक्यू नहीं है, जबकि ये जो है वो पीवाईक्यू है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी न्यूज़ है वर्क लाइफ बैलेंस। तो भाई रिसेंटली ना इंडिया में बहुत डिमांड उठ रही है कि हमारे पास राइट टू डिस्कनेक्ट होना चाहिए। राइट टू डिस्कनेक्ट क्या है कि एक बार मैं अगर मेरी जॉब से आ गया हूँ, तो फिर बार-बार मुझे कॉल करके या फिर बुला-बुला के परेशान ना किया जाए कि मेरी जॉब खत्म हो गई तो मैं उस जॉब से डिस्कनेक्ट हो पाऊँ और मेरे घर में जी पाऊँ। या फिर व्हाटएवर आई एम डूइंग आई कैन डू इट पीसफुली। फिर अभी राइट टू डिस्कनेक्ट तो पता चल गया, नीड क्यों है? तो सबसे पहले साइको सोशल आपको ना प्रेशर पड़ता है। आप खुद सोचिए आप घर पे आ रहे हो पर आपको कांस्टेंट किसी का फ़ोन आ रहा है, तो आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। आप पीसफुली अपनी लाइफ़ नहीं जी पाते हो, तो सबसे पहला तो वो दिक्कत है। फिर दूसरा है वुमन को दिक्कत आती है, वो ऑलरेडी प्रोफेशनल जॉब में है और उन्हें अपना घर भी सँभालना पड़ रहा है। जबकि रिपोर्ट तो ये बताती है कि वुमन वीकली 55 घंटे से भी ज़्यादा सिर्फ़ अपनी ड्यूटी को देना पड़ता है इसी के चलते। क्योंकि उनके पास राइट टू डिस्कनेक्ट है ही नहीं, हर बार परेशान करते रहते हैं। इसका भाई इम्पैक्ट क्या पड़ेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। आप सोचिए जो आप काम 7 घंटा अच्छे से कर सकते हो, वो आप अगर 10-12 घंटे खींचते जाओगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस होगी। आपका काम की क्वालिटी भी जाएगी और क्वांटिटी भी जाएगी आगे जाके। और फिर डिजीज़ेज़ हो सकते हैं बहुत सारे जैसे कि भाई कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो जाए, हेल्थ इश्यूज़ हो जाए, आपकी आँखें खराब हो जाए, बहुत कुछ हो सकता है। अभी स्टेटस क्या है भाई राइट टू डिस्कनेक्ट का? देखो स्पेसिफिक लॉ तो हमारे पास कोई है ही नहीं, ठीक है? देयर इज़ नो स्पेसिफिक लॉ बट हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ-कुछ आर्टिकल्स ऐसे दिए हुए हैं जो इसकी बात करते हैं। जैसे कि आर्टिकल 38 बोलता है कि जो भी आप काम कर रहे हो उधर वेलफेयर ऑफ पीपल होना चाहिए। सॉरी स्टेट को डायरेक्ट करते हैं कि पर्सन जो भी काम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो बट उसका वेलफेयर करना वो स्टेट की ड्यूटी है। और आर्टिकल 39 क्लॉज़ ई हमें डायरेक्ट करता है कि स्टेट को सिक्योर करना है हेल्थ ऑफ अ वर्कर व्हेन वेदर इट इज़ मेंटल और फिजिकल। फिर जुडिशरी का स्टांस देखें तो जुडिशरी ने क्या हुआ है विशाखा गाइडलाइंस दी थी। विशाखा गाइडलाइंस कहाँ पे आई थी तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 जो कि पर्टिकुलरली ये बात करती है कि वुमन के लिए वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। वुमन का ना कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, ना कोई मेंटल हैरेसमेंट हो, ना ही उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर पुट अप किया जाए। मतलब इन शॉर्ट वुमन के लिए कामकाज अच्छे तरीके से हो। फिर राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए रविंद्र कुमार धरीवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला था कि जो भी डिसेबल पर्सन है उनके लिए भी एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए कि वो जिधर भी रह रहे हो काम कर रहे हो वो एनवायरनमेंट अच्छा हो। और रिसेंट इनिशिएटिव की हम बात करें तो प्राइवेट मेंबल बिल भी इंट्रोड्यूस हुआ था कि भाई राइट टू डिस्कनेक्ट पर्सन के पास होना चाहिए आफ्टर वर्किंग आवर। हालांकि ये बिल ही रहा, अभी तक इसको कुछ इम्प्लीमेंट किया नहीं गया है। ओके, आगे हम अगर देखें तो क्या क्या है यहाँ पे कि ग्लोबल पोजीशन क्या है राइट टू डिस्कनेक्ट की। तो फ्रांस में तो भाई कायदे से रूल बनाया हुआ है कि हाँ भाई कोई भी पर्सन काम कर रहा है तो उसके बाद वो घर पहुंच जाए तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो बाद में काम करे या ना करे। फिर पोर्टुगल में तो वहां पे भी राइट टू डिस्कनेक्ट को रिकॉग्नाइज किया गया है कि आप पर्सन को फोन भी नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल कोई इमरजेंसी नहीं हो, उसके पास राइट टू डिस्कनेक्ट है। फिर स्पेन के पास देखे तो अगेन स्पेन में भी दिया गया है कि पर्सन अपना चाहे तो फोन भी स्विच ऑफ कर दे, कोई भी वो अकाउंटेबल नहीं है कि भाई आपने क्यों फ़ोन स्विच ऑफ किया था, हमारी कंपनी का लॉस हो गया, कुछ नहीं हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगेन एम्प्लॉयी को राइट टू डिस्कनेक्ट दिया जाता है आफ्टर वर्किंग आवर। अभी देखो इतने सारे एविडेंसेस है उसका मतलब क्या है कि कायदे से राइट टू डिस्कनेक्ट इज़ अ गुड थिंग। इसी से हमारी वर्क लाइफ बैलेंस होती है, ठीक है? और क्या यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है? बिल्कुल पूछता है। 2022 में ही उन्होंने पूछा था कि भाई वर्क फ्रॉम होम के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं फैमिली रिलेशनशिप के ऊपर, उसको इवैल्यूएट करना था। तो पॉसिबल है कि अभी ये भी पूछ ले कि राइट टू डिस्कनेक्ट के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं
हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और हाँ, इसको आपको अगर देखना है ना, ये वर्क फ्रॉम होम वाले क्वेश्चन को 23 दिसंबर का जो वीडियो है ना, उसको देख लीजिए। ये आपको ज़्यादा काम आएगा, ठीक है? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। अभी शायद वीडियो के आखिरी में होगा या बीच में होगा, मुझे याद नहीं है। आप बस स्क्रॉल कर लीजिएगा, आगे-पीछे करके देख लीजिएगा, तो हमने डिस्कस किया है बहुत अच्छे से। फिर है जल जीवन मिशन। उसका रोल क्या है एम्पावरमेंट ऑफ वुमन में, तो भाई बहुत अच्छा काम किया है। सबसे पहले तो जल जीवन मिशन को देख लेते हैं कि क्या है ये। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये लेके आई थी। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड मतलब स्टेट और सेंटर में इसका पैसा दोनों बांट के खर्च करते हैं। मेन इसका फोकस क्या था कि भाई एवरी रूरल हाउस होल्ड्स के पास सेफ एंड रिलायबल टैप वाटर हो, मतलब नल से पानी आ जाए, ठीक है। और दूसरा गोल था डेवलप करना है हमें वॉश एनलाइटन विलेजेस को, यानी कि उधर सैनिटेशन भी अच्छा हो, पानी भी मिल रहा हो, सब कुछ ठीक हो, ठीक है। फिर फोकस यहाँ पे चिल्ड्रन को किया जाता है कि भाई चिल्ड्रन जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं अपना आंगनवाड़ी के अंदर, स्कूल के अंदर, आश्रम के अंदर, वहां पे हमें पानी पहुंचा देना है। फिर की कंपोनेंट क्या क्या है, तो वाटर क्वालिटी को देखना, बॉटम अप प्लानिंग, सोर्स सस्टेनेबिलिटी, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। अचीवमेंट क्या क्या है, तो 79% जितने हाउस होल्ड को अभी तक हम पानी पहुंचा चुके हैं। चलिए अभी देखते हैं वुमन एम्पावरमेंट में ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो स्किल डेवलपमेंट की बात करता है। यहाँ पे बोला गया है कि भाई इसके थ्रू अगर पानी यहाँ पे आपके खेतों में आ जाता है तो इसी के थ्रू जो एग्रीकल्चर है उसमें इंक्रीज हो गया है वुमेन का पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट 7.5 4% जितना। फिर लीडरशिप इंक्रीज हुई है। ऐसा बोल रहे हैं कि जल जीवन मिशन के थ्रू जो हम कमिटी बनाते हैं उसके अंदर 50% जितना रोल किसका जाता है लीडरशिप में, वुमेन का जाता है। और एट लास्ट एम्प्लॉयमेंट में भी हम देख लें, सॉरी एम्प्लॉयमेंट की देखें तो जल जीवन मिशन एक्सपेक्ट करता है ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट राइज करेगा अप्रोक्सीमेटली 60 लाख, पर्टिकुलरली फॉर वुमेन, राइट। वो देखो कोई भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ना, हमेशा वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है। जैसे देखो ये क्या है कि जल जीवन मिशन कैसे वुमेन को एम्पावर करता है। हर साल एक आध दो क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू, और आपको इनडायरेक्टली ही पूछा गया होता होता है। तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग हमेशा ब्रॉड रखनी है कि क्या कैसे काम करता है, इसका क्या रोल होना चाहिए। अभी मैं ही आपको बताऊं ये जल जीवन मिशन कैसे चिल्ड्रन डेवलपमेंट में काम आता है, तो आप क्या लिखोगे। बस यही आपको सोचना पड़ता है कि हाँ हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो लिंकेज कीजिए कि भाई एजुकेशन उनका अच्छा हो जाएगा, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स अच्छे हो जाएंगे, उनका हम होलिस्टिक डेवलपमेंट करवा पाएंगे। तो ऐसे सब आपको 3 4 पॉइंट आ जाते हैं ना, उसका मतलब आपका आंसर हो जा रहा है, दैट्स इट। तो ऐसे ही आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको लिंक कैसे करना है। उसको टेढ़ा मेढ़ा सोच लो कहीं से भी कि अच्छा इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है, ठीक है। देखो जैसे 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, एक ही मैंने लिखा है कि भाई गवर्नमेंट की स्कीम है अर्न व्हाइल यू लर्न, तो वैसे ही अलग अलग स्कीम हमेशा पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। हमने हर बार बात की है, क्रायोजेनिक इंजन यूजुअली लास्ट स्टेज में होता है। जैसे कि ये आप जीएसएलवी देख लीजिए। यहाँ पे जो जीएसएलवी के 3 स्टेजेस है, ठीक है, 1 2 3। जो पहला स्टेज है वो सॉलिड स्टेज है, फिर दूसरा है वो लिक्विड है, और तीसरा है वो क्रायोजेनिक स्टेज है। तो जो क्रायोजेनिक स्टेज है उसी की यहाँ पे बात हो रही है, पर एक नया क्रायोजेनिक इंजन। ओके, सबसे पहले ये जरूरी क्यों है, तो यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछता है। जैसे उन्होंने 2019 में पूछा था कि अपना स्पेस स्टेशन होने का क्या फायदे हैं, तो हो सकता है कि अभी वो पूछे कि क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है और उसके फायदे क्या क्या हैं स्पेस सेक्टर के अंदर या फिर इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के अंदर। तो देख लीजिए क्रायोजेनिक इंजन तो रॉकेट प्रोपेलेंट होता है, यस, यहाँ से मतलब रॉकेट का ही पार्ट है ना ये। तो रॉकेट प्रोपेलेंट होते हैं, वो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर के अंदर वर्क कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, तो लिक्विड ऑक्सीजन होता है और लिक्विड हाइड्रोजन होता है। ओके, और ये काम किस में आएगा, तो भाई फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर में काम आएगा, ये कॉमन सेंस है। ये दोनों ही क्यों हमने लिखे, तो देखो लिक्विड ऑक्सीजन जो होता है ना, वो आपका लिक्विड ऑक्सीजन कैन ऑपरेट इन -183 टेम्परेचर, और जो लिक्विड हाइड्रोजन है वो -253 में भी ऑपरेट कर सकता है। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आप स्पेस में जाओगे उसका टेम्परेचर बहुत ही माइनस में होता है, इसलिए जरूरी पड़ जाता है, ठीक है, कि कितना भी माइनस हो तब चले, आपको जो फ्रीज ना हो जाए जो आपका फ्यूल है वो। ऊपर से इसके थ्रू ना आपको मैन्युवरेबिलिटी भी अच्छी मिल जाती है, तो इसलिए भी ये काम का होता है। ओके, फीचर्स देख लीजिए क्रायोजेनिक के। तो इजीली आप रीस्टार्ट कर सकते हो इंजन को, मतलब बंद किया फिर से चालू किया, तो इसमें ये इजीली हो सकता है। फिर नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम है कि इसकी जो नोजल होती है ना वो सेपरेशन नहीं, मतलब सेपरेट इजीली हो जाएगा, प्रोटेक्ट रहती है। ऐसा नहीं होगा कि कुछ आपका ब्लास्ट ब्लास्ट हो गया
या फिर आपका कोई परफॉर्मेंस बिगड़ जा रहा है तो ये प्रोटेक्ट रहती है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये अपना नोजल है, ये जो ना ये नोजल है, यहाँ से ही जो आपका निकलेगा ना वो निकलेगा, मतलब जो आग निकलती होगी वो यहाँ से ही ऐसे ऐसे निकलेगी, ठीक है। और ऐसे कुछ इंजन काम करता है, बट ये हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, हम मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये ज़रूरत नहीं है कैसे काम करता है। हाँ, अगर आपको समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में मुझे बनाना है भई, तो कैसे काम कर सकता है, कैसे मैं बनाऊँ, तो सिर्फ़ इतना बना दीजिए, ये 2 बॉक्स बना दिए, यहाँ पे नोज़ल बना दी और ये ऐसे आप बॉक्स कंप्लीट कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, ये है लिक्विड हाइड्रोजन, ये है लिक्विड ऑक्सीजन, ये है आपकी नोज़ल और यहाँ के थ्रू आपका एयर निकलेगी। बस ये हो गया आपका डायग्राम खत्म। फिर सिग्निफिकेंस क्या होगा भाई, इस क्रायोजेनिक इंजन का क्या फायदा मिलने वाला है इंडिया के स्पेस प्रोग्राम ने। सबसे पहले तो इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है उसको एक बूस्ट मिल जाएगा, हम इजीली कर पाएंगे, मतलब फायदा ही मिलेगा ना, कि जैसे हमारे बहुत सारे प्रोग्राम है, हमारा शुक्रयान चल रहा है, फिर गगनयान चल रहा है, अ, तो इन सब में हमें फायदा मिलेगा। फिर इंडिजीनियस डेवलपमेंट और सेल्फ रिलायंस, क्योंकि ये हमारे खुद का है तो सेल्फ रिलायंस मिल पाएगा, हमें डिपेंडेंस कम होनी पड़ती है। जैसे थोड़े टाइम पहले हमने अपनी सैटेलाइट लॉन्च की थी बहुत बड़ी, तो हमने किसका यूज़ किया था? फ़ाल्कन का यूज़ किया था, जो अपना ये एलन मस्क की कंपनी है, उनका फ़ाल्कन रॉकेट है, उसका हमें यूज़ करना पड़ा था। बट अगर हम ही खुद अपने आप को बढ़ाते जाते हैं, तो सेल्फ रिलायंस हमारा बढ़ जाएगा और इंडिया इज़ वन ऑफ द 6 कंट्री हो जाएगी जिसके पास अलोंग विथ यूएस, रशिया, चाइना, जिसके पास ऐसा ओन क्रायोजेनिक इंजिन्स है। मतलब ऑलरेडी हमारे पास है ही, ये तो एक अपडेट लेवल का। फिर पेलोड कैपेसिटी बढ़ जाती है, मतलब इंजन अगर ज़्यादा आपका पावरफुल हो गया, उसका मतलब क्या है, आपका व्हीकल ज़्यादा सामान कैरी कर सकता है, तो जो पेलोड कैपेसिटी है, वो भी हमारी बढ़ जाएगी। ओके, सो दैट्स इट, इतना ही था यहाँ पे तो। ये आपका आज का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप हो सके उतना अच्छे से लिखें। धीरे भले ही लिखें, बट अच्छे से लिखें। स्पीड आपकी धीरे-धीरे आ जाएगी, बट आप पहले से ही स्पीड को क्रॉस करने की कोशिश करोगे, आपकी क्वालिटी कभी भी नहीं आ पाएगी। लिखना क्या है कि ऑन स्पेस स्टेशन के क्या फ़ायदे होते हैं? तो जैसा ऑन स्पेस स्टेशन का फ़ायदा है ना, वही यहाँ पे है कि क्रायोजेनिक इंजन का क्या फ़ायदा? तो वही यहाँ पे सेम आप डाल सकते हो, ईज़िली चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है साइमल्टेनियस पोल्स के लिए बिल, मतलब कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बिल को अप्रूव किया है। मतलब सॉरी, हाँ बोली है कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले तो ऑलरेडी 2024 में, ये शायद 24 का ही क्वेश्चन है या 23 का है, 24 का है शायद, कि हमने बोला था कि भाई वेरियस कमिटी ने वन नेशन वन इलेक्शन के थ्रू क्या बोला है उसको सजेस्ट कीजिए, मतलब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कैसे होने चाहिए ये वो। तो देखो ये इम्पोर्टेंट तो है, मतलब तभी तो इतना न्यूज़ में था सिर्फ, अभी तो उसके ऊपर काम चल रहा है तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है उसको देख लेते हैं, राइट? तो वही लोकसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, लोकल बॉडीज का जैसे म्युनिसिपल पंचायत, उन सब का इलेक्शन एक साथ करवाना, दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन या फिर साइमल्टेनियस इलेक्शन। ओके, गॉट इट, इजी है। और भी देखो क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा, आप खुद बताइए मुझे, कि आपको अगर इलेक्शन का वोट देने जाना है और आप 3 बार अलग-अलग टाइम वोट देने जाते हो, तो आपका क्या नुकसान हो सकता है? और 1 बार जाते हो तो क्या फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है? ऐसे ही हम देखे बिना, इधर पढ़े बिना बोलते हैं कि अगर आपको 3 बार वोट देने जाना है तो आपका पेट्रोल ज़्यादा जाएगा, आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। आपको तीनों बार अलग-अलग प्रेफ़रेंस सोचने पड़ेंगे कि यार किसको वोट दूँ, इसको क्यों दूँ, ये वो। और एक ही बार में जाना है तो ये सब काम आप एक ही बार में कर लोगे। टाइम भी बचा, पैसा भी बचा, फ्यूल भी बचा और आपका जो वक़्त था ये सोचने के लिए कौन सी पार्टी अच्छी है, वो भी बच गया। और साथ ही साथ क्या होगा, पॉलिसी में एक कोहेरेंस आ जाएगा। ये भी फ़ायदा है, ठीक है? अभी इसके नुकसान क्या हो सकते हैं कि अगर एक बार में आपने गलती कर दी, तो मतलब तीनों आपकी बाजू गई। लोकल बॉडीज़ भी आपने गलत चुना, स्टेट भी गलत चुना और सेंटर भी गलत चुना। हालाँकि आप वोट अपना अलग-अलग कर सकते हो, बट ये तो बात है कि एक बार गलती हुई तो फिर डायरेक्ट 5 साल में ही मौका मिलेगा। जो अलग-अलग इलेक्शन होते हैं उसमें क्या फ़ायदा है कि भई समझ लो कि भई सेंटर में मैंने कोई ए पार्टी चुनी थी और वो ए पार्टी अच्छा काम नहीं किया। तो मुझे पता चलता है कि हाँ भाई, ये ए पार्टी को वोट नहीं देना है, तो जब मेरा स्टेट का इलेक्शन आएगा ना, तब मैं बी पार्टी को वोट दूँगा। तो ये फ़ायदा होता है, जबकि आपने एक बार में ही गलती की तो दोनों बाजू वही 5-5 साल तक चलने वाले हैं। ठीक है? तो ये सब आप खुद सोचा कीजिए, फ्री बैठे हो तो ऐसा ख़्याल कीजिए तो ज़्यादा काम आएगा। चलिए, नीड क्या है साइमल्टेनियस इलेक्शन की? यहाँ पे नीड बोली थी ना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, वैसे यहाँ पे भी नीड बोली है कि नीड क्या गई बताई गई है। सबसे पहले भाई गवर्नेंस ईज़ी हो जाएगी। इलेक्शन के टाइम पे ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है बार-बार। उस वक़्त के कोई भी काम या फिर डेवलपमेंट के प्रोग्राम, पॉलिसी आप इश्यू नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि वो तो आप पॉलिसी इसलिए लाए कि जो इलेक्टर्स हैं, उसको आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाओ कि यार हमें इलेक्ट कर दो।
तो वो ईज़ी हो जाएगा क्योंकि इलेक्शन अगर बार-बार होते हैं तो बार-बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है और बार-बार आपकी पॉलिसी नहीं ला सकते हो। अगर एक बार हो रहा है तो आपका काम ईज़ी रहेगा। फिर फाइनेंशियल बर्डन, अब सोचिए अगर आपका सिर्फ वोट देने के लिए इतना खर्चा हो जाता है, तो पूरा का पूरा इलेक्शन ऑर्गेनाइज़ करने में कितना खर्चा हो जाएगा। तो इसीलिए हर साल आपका इलेक्शन के ऊपर खर्चा ना जाए, इसलिए एक बार में पूरा खर्चा कर दीजिए ताकि बार-बार ना करना पड़े, एक ही खर्चा होगा। फिर ह्यूमन रिसोर्स, सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना कि खर्चा ही होगा। जो इलेक्शन होता है वहाँ पे आपको सिक्योरिटी स्टाफ्स अपॉइंट करने होते हैं, पुलिस, आर्मी, फिर उधर मटीरियल्स दूसरे डालने, टीचर्स को अपॉइंट करना कि भई आप जो इलेक्टर्स आएँ, तब देखना कि कोई चीटिंग तो नहीं हो रही है। बहुत से लोग होते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स का भी एक इन्वॉल्वमेंट जाता है। फिर अदर्स क्या है, अब सोचिए एक ही बार वोट देना होगा तो अब ज़्यादा चांसेस है ना कि एक बार दे देना है तो चलो चलते हैं, बार-बार देना होगा तो सोचेंगे। तो वही वोटर का पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है और कोर्ट्स के ऊपर का भी बर्डन कम हो जाता है क्योंकि इलेक्शन के ऊपर बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं और वो फाइल होती है। अगर एक बार में होती है तो ये भी कम हो जाएँगी। फिर कंसर्न्स क्या है कि क्या दिक्कत हो सकती है? तो भाई इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। आप सोचिए कोई सेंटर के ऊपर पावरफुल पार्टी है और जो स्टेट लेवल के ऊपर है वो थोड़ी-सी वीक पार्टी है उनके कंपेयर में क्योंकि स्टेट पार्टी है ना, तो हो सकता है कि वो सेंटर की पार्टी रीजनल पार्टी को अपने इन्फ्लुएंस के अंदर खा जाए। फिर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी कमज़ोर हो जाएगी क्योंकि आपको 5 साल में एक ही बार मौका मिला रहा है। और तीसरा क्या है, एक साथ आपको कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो आधे-आधे करके धीरे-धीरे आप कर रहे थे इलेक्शन। अभी तो एक साथ बहुत सारे ईवीएम, बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सनल, तो इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? हाई लेवल कमिटी, मतलब अभी जो कमिटी ने बोला उन्होंने क्या बोला था, ये कमिटी सबसे पहले हेड किसने की थी? तो जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने ही हेड की थी और उन्होंने फिर सब सजेशन दिए कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। तो क्या-क्या बात की गई है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमें करना पड़ेगा बहुत सारे आर्टिकल्स में और 12 क्लॉज़ के अंदर, मतलब 12 क्लॉज़ेस दिए हैं वो नए ऐड करने पड़ेंगे और कुछ-कुछ आर्टिकल 3 आर्टिकल जैसे कि हैं, वहाँ पे हमें इसको इंसर्ट करना पड़ेगा। फिर सिंगल इलेक्टोरल रोल एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 325। ये वैसे याद करने का ज़रूरत नहीं है ना ये सब, ये चलेगा, आपको याद रह जाता है तो कोई बात नहीं है, बाकी नहीं रहता है तो इट्स फाइन। फिर साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए म्युनिसिपैलिटी पंचायत को भी वक़्त देना पड़ेगा और ऐसा बोला है कि उनका इलेक्शन ना आप 100 दिन के अंदर करवा दो तो चलेगा, जब पार्लियामेंट का और स्टेट का इलेक्शन करवा रहे हो। फिर आपको अपॉइंटमेंट डेट फिक्स करनी पड़ेगी कि भई कब कौन-सा होगा और अगर कोई इलेक्शन समझ लीजिए कि कोई लोकसभा थी, उसकी कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि उसकी जो मेजॉरिटी खत्म हो गई, तो नई पार्टी को आना पड़ेगा। तो नई पार्टी क्या न्यू 5 साल के लिए आएगी? नहीं, वो जो रिमेनिंग टर्म होगा उसी के लिए आएगी। मतलब कि समझ लीजिए 2010 में कोई एक पार्टी आई, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? वो 2012 में खत्म हो जाती है, उसका मेजॉरिटी चली जाती है, तो 2012 में ही नई कोई पार्टी आएगी। तो अभी वो रिमेनिंग टाइम मतलब 2010 से लेकर 2015 तक ही कोई पार्टी इलेक्ट हुई थी ना, तो ये 2012 से 15 तक ही रहेंगे। मतलब जो रिमेनिंग टाइम है। अगर 2 साल कोई पार्टी खत्म कर ली थी अपना टेन्योर फिर डिसॉल्व हुई, तो जो नई आएगी वो पिछले 3 साल के लिए ही आएगी बाद के। ओके? ताकि ऐसा ना हो कि साइमल्टेनियस सिलेक्शन हमने शुरू तो किया पर फिर खत्म हो गया। और आपको पता है जब हमने एक बार पहली बार जब शुरू किया था ना तब इलेक्शन साइमल्टेनियस ही चलते थे। बट फिर ऐसा ही होता गया कि कहीं पे कोई डिसॉल्व हो गई लेजिस्लेटिव असेंबली, कहीं पे लोकसभा डिसॉल्व हो गई और धीरे-धीरे जाके पूरा तितर-बितर हो गया। इसलिए हम बोल रहे हैं कि भई शुरू से कर देते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हाँ, ये यार इम्पोर्टेंट थी थोड़ा-सा मैंने पीछे ला दिया इसको कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सेंटर फेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप इम्प्लीमेंट करवाइए हमारे बालराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट को, जो कि बात करता है मैन्युअल स्कैवेंजिंग को और हज़ार्डस क्लीनिंग को बंद करने के लिए। बट सेंटर ने स्कीम्स ला दी, इसके ऊपर काम करा बट कभी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं करवा रहे हैं। इसमें इन शॉर्ट बोला क्या गया था, मैन्युअल स्कैवेंजिंग और हज़ार्डस क्लीनिंग को बंद करना था। मतलब क्या होता है, जो कोई गटर लाइन है, ठीक है? जो आपके बड़ी-बड़ी अंडरग्राउंड ड्रेनेजेस होते हैं, इन सबको साफ करना होता है। ये सब साफ कौन करता है? तो कायदे से उसके अंदर पर्सन उतरता है और उसको साफ करता है। इसी को बोलते हैं मैन्युअल स्कैवेंजिंग और ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे गलत तरीके से गैसेस होते हैं, बहुत उधर गंदगी होती है और इसकी वजह से ही कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है। इतने खराब वो भरे होते हैं कि लोग मर जाते हैं। इसलिए कोर्ट ने बोला था कि भई ये इल्लीगल है, इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते हो बट अभी भी ऐसा हो नहीं रहा है। लगातार मैन्युअल स्कैवेंजिंग होती जा रही है। जैसे कि 2021 में ही 58,000 केसेज़ आए कि जहाँ पे मैन्युअल स्कैवेंजिंग की जा रही है, उसमें भी 75% ऑफ जितने सिर्फ वुमन इंक्लूडेड थी। और इसी के चलते
2018 टू 22 में 339% की डेथ हो गई, ये मैनुअल स्कैवेंजिंग में जो इंक्लूड थे। अब सोचिए कितना ही बुरी बात है कि एक सफाई के लिए आप सिर्फ किसी पर्सन को रख रहे हो, इनकी डेथ भी होने के चांसेस है, बट फिर भी आप करवा रहे हो। इट इज नॉट एट ऑल राइट। बट फिर भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है। वो स्कीम तो ला दी बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। साथ ही साथ ये ना वायोलेशन है आर्टिकल 17 का और आर्टिकल 21 का भी, जो कि अनटचेबिलिटी और आर्टिकल राइट टू लाइफ और डिग्निटी की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या भाई बोला था ये बालाराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में? तो भाई सबसे पहले तो अगर किसी की भी डेथ होती है तो उन्हें 30 लाख जितना कंपनसेशन मिलना चाहिए। अगर कोई डिसेबल हो जाता है परमानेंटली तो 20 लाख, और टेम्पररी डिसेबलमेंट होती है छोटी मोटी तो 10 लाख रुपए मिलने चाहिए। ये कुछ भी नहीं मिल रहा है। पहले तो बोला था करो मत, और फिर भी कर रहे हो तो आपको ये कंपनसेशन देना है। ये कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। फिर स्कॉलरशिप और स्किल प्रोग्राम देने चाहिए थे जो विक्टिम हो उनको फैमिलीज को, वो भी नहीं दिया जा रहा है। और मैनुअल स्कैवेंजिंग को एक्ट कौन सा रोकता है? तो भाई प्रोहिबिशन एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 उसे रोकता है कि भाई आप जो भी सफाई करने जा रहे हो उसको कायदे से प्रोटेक्टिव गियर पहनने होंगे, और वो भी डायरेक्टली तो नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी डायरेक्टली हो रही है और ये भी हो रहा है, तो ये भी वायोलेशन है, इस एक्ट का भी वायोलेशन है। ठीक है। और अगर ये कोई करता है उसको पनिशमेंट हो सकती थी 2 साल तक की और 1 लाख तक का जुर्माना, वो भी नहीं हो रहा है। मतलब हमारा सब का सब कुछ रेडी पड़ा हुआ है। कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, हम एक्ट ला दिए, हम स्कीम ला दिए, नमस्ते स्कीम लाए। नमस्ते स्कीम में भी वही था कि भाई मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकना है, ये वो, पर एक भी चीज इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। इसीलिए कोर्ट ने बोला कि भाई या तो आप इंप्लीमेंट करो या फिर मैं आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाता हूँ। देख लीजिए नमस्ते स्कीम क्या थी। तो मैकेनाइज्ड सैनिटेशन को बोलती है, मैनुअल स्कैवेंजिंग को हटाती है। ये बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा लाई गई थी, और महुआ के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर दोनों ने साथ मिलकर लाई थी, क्योंकि ये दोनों का काम है। ये एलिमिनेट हजार्डस क्लीनिंग को मना करता है कि कहीं से भी आप नहीं कर सकते हो, वेदर इट इज सेप्टिक टैंक्स, सीवर, किसी को भी नहीं करना है। ये सेक्टर स्कीम है। और इम्प्लीमेंट इसको कौन करवाता है? तो नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको इम्प्लीमेंट करवाता है। टेन्यूर क्या था? तो 2022 से लेकर 26 तक। ओके। अभी देखो ये आपको याद रखना है। अभी तक ना डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आया है मैनुअल स्क्वेंजिंग के ऊपर, बट चांसेस आर देयर कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से याद रखिए। मेन आपको देखो याद क्या रखना है, बालाराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अरे यार ये बलराम सिंह है, नहीं मैं कब से बालाराम बालाराम बोल रहा हूँ, बट इट इज बलराम। फिर दूसरा आपको ये एक्ट को याद रखना है कि भाई हाँ मैनुअल स्कैवेंजिंग के ऊपर हमारा कुछ एक्ट भी है। और फिर स्कीम याद रखनी है कि इंडिया स्कीम भी लेके आया है, जैसे कि नमस्ते स्कीम। फिर आपको आलतू-फालतू ही लिखना होता है सब, जो डेटा याद है तो डेटा लिखिए, नहीं याद है तो फिर दूसरी सब चीज़ें लिखिए, इट्स फाइन। ये 3 आपका मेन है। फिर भी हमारा दूसरा आर्टिकल है ग्रीन टैक्सोनॉमी के ऊपर, ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी। सबसे पहले टैक्सोनॉमी क्या होती है? तो किसी भी सेक्टर के अंदर आप CO2 को कम करते हो या फिर उसका कुछ क्राइटेरिया रखते हो, इट इज़ टैक्सोनॉमी। यहाँ पे ग्रीन स्टील में बोला गया है, वो क्या है? तो ना क्राइटेरिया दिया गया है कि कोई भी स्टील सेक्टर के आप प्रोडक्शन कर रहे हो फिनिश स्टील का, उस 1 टन प्रोड्यूस करने के दौरान आपका अगर 2.2 टन जितना CO2 इमिशन हो रहा है, तो वो आपका ग्रीन स्टील आएगा। आप बोलोगे 2.2 ही क्यों रखा? देखो क्राइटेरिया दिए गए हैं। 3 स्टार जनरेटेड स्टील होता है, वहाँ पे 2 से 2 टन चलता है, 2.2 टन चलता है। फिर 4 स्टार का स्टील हो तो वहाँ से 2 टन जितना ही चलता है, 1.6 टू 2। और अगर 5 स्टार है तो वहाँ से लेस देन 1.6 टन जितना इमिशन चलता है। ठीक है? मतलब मैं 1 टन का स्टील बना रहा हूँ, तो सामने कितने टन CO2 को इमिट कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो जितना कम CO2 इमिशन उतना ज़्यादा मेरा अच्छा स्टील, 5 स्टार रेटिंग उस वाला, ठीक है? और इसको हर ना 3 साल में रिव्यू किया जाता है, रिव्यू एवरी 3 इयर्स। चलिए, नोडल एजेंसी कौन-सी है इसकी? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी, अ, फिर यही उसको ग्रीननेस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है और स्टार रेटिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है? इम्पोर्टेंस क्या है ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का? तो नेशनल मिशन ऑन ग्रीन स्टील हम लेके आए हैं। फिर इससे हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी, जैसे कि EU हमारे ऊपर लगाता है ना, यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का टैक्स। तो अगर हम ऐसा रखते हैं कि हमारा स्टील जो आ रहा है वो ग्रीन है, तो हमारा टैक्स नहीं लगेगा वो। फिर हम प्रमोट कर पाएंगे इनोवेशन एंड ग्रोथ को भी इस सेक्टर के अंदर, कि भी लो कार्बन इमिट कीजिए। इनिशिएटिव क्या-क्या है डिकार्बनाइज करने के लिए स्टील सेक्टर को? तो हम नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी लेके आए हैं अंडर नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। फिर पेट स्कीम है, परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम, और इसमें भी कायदे से सर्टिफिकेट दिया जाता है, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट। और अदर मिशंस भी है, जैसे कि हाइड्रोजन एनर्जी मिशन,
सोलर मिशन, स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी, बहुत कुछ है, ठीक है। मेन आपको इसमें सिर्फ क्या रखना था कि कुछ ग्रीन स्टील जैसा है और उसमें कुछ रेटिंग हमने फिक्स की हुई है, और ये सब चीज को हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। टेक्सोनॉमी मतलब इन शॉर्ट क्या है कि वो कोई क्राइटेरिया दे देना, कोई क्लासिफिकेशन दे देना, दैट्स इट, और वो यहाँ पे हमने देख लिया। चलिए अभी शॉर्ट न्यूज को कवर करते हैं। सबसे पहले सेंजिन जोन, ये हमने देख लिया था, ठीक है। जब वो ये न्यूज थी कि बुल्गारिया और रोमानिया को हम ऐड कर रहे हैं, तभी हमने देख लिया था कि ऐसा कोई जोन है जिसको हम देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए सेंजिन जोन, ठीक है। तो रोमानिया और बुल्गारिया ऐड होने वाले हैं 25 जनवरी 1 से। ये सेंजन जोन क्या है, तो यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज है अप्रोक्सीमेटली 29 जितनी कंट्रीज है, वहां पे आपको एक उनका एक ग्रुप है कि एक एक ही वीजा में आप ये सारी यूरोपियन कंट्रीज घूम सकते हो, ठीक है। जो ये सेंजिन है वो कहाँ, तो इट इज विलेज इन लग्जमबर्ग, एंड वेयर सेंजिन एग्रीमेंट ये साइन हुआ था, और फिर में बाद में सेंजिन कन्वेंशन बना। ये सेंजिन बस वही है कि जगह का नाम है, वो जोन पूरा का पूरा मार्केट का, जैसे हमारा वो नहीं है कि ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के जोन को हम लेवेंट बोलते हैं, बट वो तो सिर्फ एरिया का नाम है। यहाँ पे सेंजिन मतलब यूरोपियन यूनियन की कुछ कुछ कंट्रीज है, एक ही वीजा में आप ये सारी कंट्री घूम सकते हो इजीली, ठीक है। कोई आपको नहीं रोकेगा। आप सोचिए एक आपको सेंजिन वीजा मिल गया तो आप हर एक कंट्री घूम लीजिए यूएस की, कोई दिक्कत नहीं है, सबका वीजा है आपके पास अभी। सॉरी मैं यूएस बोला, यूरोपियन यूनियन की, ठीक है। और क्वेश्चन ये कि सारी कंट्री आ जाती है इसके अंदर, नहीं सारी नहीं आती है। जैसे कि साइप्रस नहीं है, आयरलैंड नहीं है, वैसे कुछ कुछ नहीं है। चलिए फिर है लताकिया पोर्ट, ये कहाँ पे है, तो ये सीरिया का पोर्ट है जो मेडिटेरेनियन ओशन की यहाँ पे बॉर्डर बनाता है। ये मेजर पोर्ट है उसका ईस्ट मेडिटेरेनियन ओशन के अंदर। यहाँ पे बिटुमिनस, फाल्ट सीरियल्स, कॉटन, ये सब आपको मिल जाते हैं। बस और कुछ नहीं है, बस ये जगह याद रख लीजिए, लताकिया पोर्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है ग्रांट्स, सप्लीमेंट्री ग्रांट। अब इसको ना हम नीचे देख लेते हैं इजीली। सबसे पहले यहाँ, हाँ यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है। सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या है, देखो सप्लीमेंट, आप अगर कोई आंसर लिख रहे हो तो फिर आप खत्म हो जाए तो भागते हो तो यार मुझे और सप्ली चाहिए होगी, या सप्लीमेंट्री कॉपी चाहिए होगी। तो वही है कि भाई कोई पैसा हमने बजट में लिया हुआ था, बट वो पैसा कम पड़ गया, तो हमारा पैसा हमें और सप्लीमेंट्री चाहिए होता है। भाई बजट में पैसा कम पड़ जाए तो ज्यादा पैसा आप डिमांड करते हो कि थोड़ा सा और दे दीजिए, इट इज सप्लीमेंट्री ग्रांट। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि मैंने अपना ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है उसको रोकने के लिए 1 लाख रुपए मांगे थे बजट में, ठीक है। पर मुझे लग रहा है कि यार 1 लाख रुपए अभी खत्म नहीं होंगे, मुझे और ज्यादा चाहिए होगा, और 10,000 चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सप्लीमेंट्री ग्रांट इशू कर सकता हूँ। फिर है एक्सेस ग्रांट, एक्सेस ज्यादा में, तो इसमें क्या है कि मेरा जो खर्चा है वो एक्सेस हो रहा है और मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो तब ये ग्रांट मांगी जाती है, एक्सेस ग्रांट। एड्रेस द सिचुएशन वेयर एक्सपेंडिचर इन फाइनेंशियल ईयर एक्सीड अप्रूवल बजट, मतलब जितना पैसा बोला था उससे ज्यादा खर्चा हो चुका है, तब ये मिलेगा। फिर है एडिशनल ग्रांट, मतलब एडिशनल, ये कभी बोला गया नहीं था बजट के अंदर कि मुझे इसके लिए कभी पैसा चाहिए होगा, बट ये एक्स्ट्रा में नीड आ गई। मतलब समझ लीजिए कि पहले मैंने बोला था कि ये 1 2 3 सेक्टर के लिए ही मुझे पैसा चाहिए, अभी कोई चौथा सेक्टर भी मुझे दिख रहा है कि यार इधर भी पैसा चाहिए होगा, देन इट इज एडिशनल ग्रांट, ठीक है। तो एडिशनल ग्रांट में क्या ध्यान रखना है, कोई न्यू एक्सपेंडिचर के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, ठीक है। फिर है वॉट ऑन अकाउंट, तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है, तो उसके लिए वोट लेके आइए और पैसा निकाल लीजिए, इट इज वोट ऑन अकाउंट। फिर है वोट ऑफ क्रेडिट, तो समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जहां पे हम बता नहीं सकते कि कहाँ पे खर्चा करना है। ये सब में तो हमें पता था ना कि कहाँ पे करना है, बट ये क्रेडिट में हमें पता नहीं है, सॉरी हम बता नहीं सकते हैं कहाँ पे करना है, कि कोई नेशनल सिक्योरिटी का काम हो या फिर कोई इमरजेंसी हो जहाँ पे यूज करना है। जैसे समझ लीजिए हमारे जो एजेंट होते हैं ना, उसको समझ लीजिए पैसा देना है, रॉ वाले को, हम रीजन नहीं बता सकते हैं, बट हाँ पैसा चाहिए मुझे, तो इट इज वॉट ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक या फिर अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर होता है जो कि नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट हो, तब हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। मेनली इसमें नेशनल सिक्योरिटी वर्ड याद रखना है। फिर एक है हमारा एक्सेप्शनल ग्रांट, मतलब एक्सेप्शन, ये ऐसे ही आता ही नहीं है, तो यही जो इसकी कंडीशन होगी वो भी क्या होगी, एक्सेप्शनल कंडीशंस होगी, जैसे कि अचानक से बाढ़ आ गई और मेरे पास पैसा नहीं बचा है, या फिर अचानक से मीटियोर गिर जाता है, पैसा नहीं है मेरे पास, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस को टैकल करने के लिए ये एक्सेप्शनल ग्रांट की जरूरत पड़ती है। इवन कोविड-19 भी पार्ट इसका हो सकता है, ठीक है। तो समझ आ गया सारा का सारा, सप्लीमेंट्री ग्रांट मतलब एक्स्ट्रा में आपको थोड़ा और ज्यादा पैसा चाहिए, इनसफिशिएंट है, ठीक है। एक्सेस ग्रांट मतलब एक नई कोई लाए लाए थे, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए कि भाई जितना मैंने बोला था उतना तो खत्म हो नहीं रहा है, ठीक है।
एक्सपेंडिचर एक्सीड कर दिया है, उसके लिए पैसा दो। एडिशनल ग्रांट, न्यू एक्सपेंडिचर के लिए पैसा चाहिए। वोट ऑन अकाउंट, सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी को विड्रॉ करना है। क्रेडिट मतलब नेशनल सिक्योरिटी की बात है, मैं बता नहीं सकता पर मुझे पैसा चाहिए। फिर एक्सेप्शन ग्रांट मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन आ गई है तब चाहिए, ठीक है। फिर एक ये है रूल ऑफ लैप्स भी है। रूल ऑफ लैप्स क्या होता है, नाम से ही क्या पता लैप्स क्या होता है, खत्म हो जाना, ठीक है। तो कोई भी बजट में आपने पैसा लिया हुआ है, वो आप पैसा खर्च नहीं करते हो, तो क्या जाएगा, वापस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा चला जाएगा, मतलब वो पैसा लैप्स हो जाएगा। इट इज रूल ऑफ लैप्स। चलिए अभी आगे देखते हैं। फिर है लोकेशन न्यूज़ में निकारागुआ, आपको पता है ये अपना ये नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है, दोनों के बीच में बहुत सारे छोटे-छोटे हमारे जगह हैं। उसमें से एक जो है वो निकारागुआ है, ठीक है। आजू-बाजू की उसकी कंट्रीज़ कौन-सी है, तो होंडुरस है, कैरेबियन सी, एटला पैसिफिक ओशन, फिर कोस्टा रिका है। ऐसी सब छोटी-मोटी कंट्रीज़ है, ठीक है। न्यूज़ में क्यों था, तो इंडिया और निकारागुआ ने एग्रीमेंट साइन किया है टू इम्प्लीमेंट क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट, दैट्स इट, ठीक है। जगह बस आपको याद रखनी है और कुछ तो यहाँ पे हमारा काम का नहीं है। फिर है फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, अभी-अभी आपको पता होगा डी गुकेश हमारे यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं पूरे वर्ल्ड के। और वो किस में बने, तो फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होती है, पूरे वर्ल्ड में यही लेते हैं। अ, इसका कारण सब देख लेते हैं। तो भाई फीडे में जो भी जीतता है उसको 2.5 मिलियन जितना प्राइज़ मिल सकता है। ये 18th चैंपियन हुए हैं। 1886 को हम देखें तो इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप मतलब फीडे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो लौशान में है, स्विट्जरलैंड। 1924 पेरिस में ये शाइन हुआ था विद मोटो ऑफ वी आर वन फैमिली। रोल गवर्न इंटरनेशनल चेस कंपटीशन को गवर्न करता है। रिकॉग्निशन तो एक्नॉलेज करता है ग्लोबल स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। इसके अंदर 201 कंट्रीज की पार्टनरशिप है और इंडिया की भी है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, तभी तो डी गुकेश जीते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट तो वैसे ठीक है, सब होता ही है, बट चेस के ऊपर ना यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया है 23 के अंदर। चेस ओलंपियाड जब हमारे यहाँ पे हुआ था तब पूछा था। फिर S-400 मिसाइल, तो भाई दो और हमें सिस्टम मिलने की बाकी थी, वो अभी ये लोग दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए न्यूज में था। S-400 रशिया ने डिजाइन की हुई है, क्या है, तो एयर डिफेंस सिस्टम है कि यहाँ पे ना ऐसे ट्रक वरक ये सब आपका ऐसे हो, ये देखो यहाँ पे ये यहाँ से मिसाइल निकलती है कि आपके ऊपर कोई भी मिसाइल का अटैक होगा तो यहाँ से मिसाइल निकलेगी और उसको काउंटर करेगी और हवा में ही उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक है। तो एयर डिफेंस सिस्टम है, ओके। इसके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है। 2022 में मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि ये कैसे काम करता है, क्या है, ठीक है। इसकी रेंज क्या है, तो 3000 से 3500 को ये कवर कर सकता है। ये लो एल्टीट्यूड रडार भी इसमें होता है, कंट्रोल रडार होता है, फ्लैप प्लेट, सर्वेलेंस रडार, एक्टिव रडार, बहुत कुछ होता है। चलिए ये सब ध्यान नहीं देते हैं, अभी जाने देते हैं क्योंकि हमने बहुत बार इन सब की बातें की हुई है। फिर है धरनी, तो धरनी इज द लार्जेस्ट ओपन एक्सेस डिजिटल डेटाबेस ऑफ ह्यूमन फीटल ब्रेन। फीटल ब्रेन मतलब जो छोटा एकदम हमारे कोई भी चाइल्ड बॉर्न होने वाला है उसके पहले जो फीटल डेवलप होता है वो फीटल, ठीक है। तो बस उसी सब में आपको उसका डेटाबेस दिया गया है कि क्या होता है, कैसे चलता है वो सब। किधर ये काम आएगा, तो आपको न्यूरो साइंस की रिसर्च करनी होगी तो उधर आपको काम आएगा। और कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि ऑटिज्म, उसको ही सबको आपको ट्रीट करना है, उसमें भी आपको काम आएगा, उसकी सब इनसाइट्स आपको मिल सकती है। फिर है अबेथ सहेश्वर टेम्पल, इसको भाई ये 1300 साल पुराना ये टेम्पल है और ये रिसीव किया है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। ये किसने बनाया हुआ था, तो इट इज डेवलप्ड बाय चेलो किंग्स, बिल्ड बाय विक्रम चोला एंड कोलुथुंगा चोला। कोलुथुंगा चोला ने यहाँ पे सर बेरेश्वर आइडल को एस्टेब्लिश किया था, इसलिए इसको आदि सर बेरेश्वर टेम्पल भी बोला जाता है। इसका यूनिक फीचर क्या है, तो यह बताता है आपको नो हाउ, जो टेम्पल बिल्डर्स होते हैं उसके बारे में, जो स्थपति होते हैं उनके बारे में, ठीक है। और ना इसके पुराने हिस्टोरिकल नाम देखिए इस टेम्पल के, तो इसको विक्रम चोदेश्वरम बोला जाता था क्योंकि विक्रम चोला ने शुरू किया था। फिर कोलुथुंगा चोला नल्लूर बोला जाता था क्योंकि कोलुथुंगा ने इसको बनाना था, ठीक है, दोनों ने मिलकर बनाया था कि पहले इन्होंने स्टार्ट किया फिर इन्होंने खत्म किया। कहाँ पे ये पड़ता है, तो ऑफ कोर्स तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, तंजौर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि जो तंजावुर था वो चोला का कैपिटल था और वहीं से सब लोग वो सब चलाते थे अपना एडमिनिस्ट्रेशन। फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट हमने देख लिया है, ठीक है, सिर्फ उसका आर्टिकल देख लेते हैं, तो 115 के अंदर सप्लीमेंट्री ग्रांट है और अदर ग्रांट्स 115 के अंदर दी गई है, उसी के अंदर एडिशनल ग्रांट है, एक्सेस ग्रांट है, वो सब हमने देख लिया, ठीक है। फिर है ATACMS, अगेन ये आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है, अटैक सिस्टम है, ठीक है। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल आपको फॉरवर्ड करवा सकती है, अटैक कर सकती है। इसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल भी हम यूज करते हैं, ठीक है।
अदर प्लेटफॉर्म्स हमारे कौन-कौन से हैं, तो भाई लॉन्च प्लेटफॉर्म सॉरी कौन-कौन सा है, तो हिमार हमारा लॉन्च प्लेटफॉर्म है और एमएलआर हमारा लॉन्च प्लेटफॉर्म है। एमएलआर मतलब मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और हिमार मतलब हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। बस याद यही रखना है कि एटीएएमसी है, ये हमारा रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। और हमारा क्या ये रशिया का है, ठीक है? रशिया ने यूक्रेन के वॉर के दौरान यूज़ किया है, वो है। मैं गलती से हमारा बोल गया। चलिए, हाँ बस सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, इतना ही था। ये आपके क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट ज़रूर कर लीजिएगा, फिर हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे। इतना सुनने के लिए आपका शुक्र। हाँ, हाँ, इसकी लिंक आपको इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।